मैं अभी अपने 40 के दशक में हूँ, लेकिन जब मैं पैदा हुआ और पला बढ़ा, तब मैं एक ग्रामीण इलाके में रहता था। मेरा परिवार और मैं दक्षिण में रहते थे। मैं अपने माता पिता के साथ बहुत समय बिताता था। मेरी माँ घर पर रहती थी और मेरे पिता सप्ताह में केवल कुछ दिन ही काम पर जाते थे। जब वो काम पर नहीं जाते थे, तो वो खेती करने में बहुत समय बिताते थे। उन्होंने अपनी मकई की फसल को परफेक्ट बनाने के लिए कई सालों तक का प्रयास किया था। जहां तक मेरी बात है, जब मैं स्कूल में नहीं होता था या दोस्तों के साथ नहीं घूम रहा होता था या अपने पिता की मदद नहीं कर रहा होता था, तो आप शायद मुझे पास की पहाड़ी पर मिल जाते। ये एक बड़ी हरी भरी पहाड़ी थी जिसे मैं मॉर्निंग हिल कहता था। आप जल्द ही समझ जाएंगे कि मैं ऐसा क्यों कहता था। ये पहाड़ी खेत और आसपास के जंगलों को देखती थी। वसंत और गर्मियों के मौसम में ये पहाड़ी नरम और आरामदायक बन जाती थी और साफ दिनों में ये गर्म हो जाती थी। इसलिए झपकी लेने के लिए ये एक आदर्श जगह थी। मैं एक एक्टिव बच्चा था, लेकिन मुझे अक्सर झपकी की जरूरत महसूस होती थी। इसलिए आप मुझे दोपहर के समय उस पहाड़ी पर कई बार पा सकते थे। लेकिन जो अनुभव मैं आपको बताने जा रहा हूं, वो मेरे साथ पहाड़ी पर नहीं हुआ था। एक रात मेरा परिवार और मैं अपने घर के कमरों में सो रहे थे। ये आधी रात के बाद का समय होगा। मैं पहले अपने पिता की आवाज से जागा, जो मेरे कमरे में आए थे और मुझसे पूछ रहे थे कि मैं क्यों रो रहा हूं। मैंने अपनी आंखें मली और जोर से जमाई ली। मैंने उनसे पूछा कि उनका क्या मतलब है। पहली बात तो ये कि उनके चेहरे के भाव से मुझे एहसास हुआ कि उन्हें पता चल गया था कि ये मैं नहीं था जो रो रहा था। और दूसरी बात ये थी कि मैंने जल्द ही खुद वो रोने वाली आवाज सुनी। वो आवाज बाहर से आ रही थी और वो मेरे कमरे में आसानी से सुनाई दे रही थी, क्योंकि मुझे खिड़कियां खुली रखना पसंद था। रात की सामान्य आवाजें मुझे सोने में मदद करती थीं, भले ही कितनी ही ठंडी रात क्यों ना हो। लेकिन ये आवाज सामान्य नहीं थी, ना ही ये सुकून देने वाली थी। चलो, हमारे बेडरूम में चलते हैं, मेरे पिता ने मुझसे कहा। मैं पहले से ही डरा हुआ था, इसलिए मैंने उनकी बात मान ली। मैं बिस्तर से उठा और अपने माता पिता के कमरे की ओर दौड़ा। मेरी माँ जाग चुकी थी और बस उस आवाज को सुन रही थी। मैं उसके पास सिमट कर बैठ गया और इंतजार करने लगा। हमने देखा कि मेरे पिता कमरे में आए और अलमारी से अपनी राइफल का पुराना लॉक केस लेकर चले गए। अब हथियार बंद होकर हमें चुप रहने का इशारा करने के बाद वो बाहर चले गए। वो सावधानी से और धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए घर के चारों ओर घूमे, जब तक कि वो उसी तरफ नहीं पहुंच गए जहां मेरी पसंदीदा पहाड़ी थी। मेरी माँ धीरे से उठी और खिड़की की ओर चली गई। उनकी खिड़की के पर्दे पारदर्शी थे, लेकिन इतने नहीं कि हम बाहर देख सके। इसलिए मेरी माँ ने उन्हें हटाना शुरू कर दिया ताकि हम खिड़की से बाहर देख सके। चांदनी की हल्की रोशनी कांच से होकर लकड़ी के फर्श पर पड़ रही थी और मैं कसम खाता हूं, जब मैंने ऊपर देखा और पहाड़ी पर उस आकृति को देखा तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। वहां एक इंसानी आकृति थी जो एक बच्चे से थोड़ी बड़ी थी। वो आकृति मेरी पहाड़ी के ठीक ऊपर बैठी थी। उसकी छाया एक नाटकीय तरीके से फैली हुई थी। कल्पना कीजिए कि एक उदास किशोर किस तरह से एक बुरे दिन के बाद अपने बिस्तर पर गिर जाता है। वो ठीक उसी तरह से उस चांदनी में लेटा हुआ था। जहां तक मैं देख सकता था, उसकी त्वचा पीली थी, थोड़ी भूरी और शायद थोड़ी नीली भी थी। उसके हाथ बहुत पतले लग रहे थे। वो मुझे उन पुराने मैगजीन की तस्वीरों की याद दिला रहा था जिनमें अफ्रीका में भूखे बच्चों को दिखाया जाता था। मैं उसकी कुपोषित छाती को उठते और गिरते हुए देख सकता था जब वो रो रहा था। मेरे पिता ने भी उस आकृति को देख लिया था। वो पहाड़ी के नीचे खड़े थे, बंदूक नीचे की ओर ताने हुए, उस आकृति की ओर चेतावनी दे रहे थे। तुम्हें कुछ चाहिए क्या? मेरे पिता एक सतर्क
लेकिन आत्मविश्वासी व्यक्ति थे। वो किसी पर बंदूक तभी तानते थे जब उन्हें पता होता था कि वो मुसीबत में हैं और उन्हें धमका रहे हैं। इसलिए उन्होंने अभी तक बंदूक जमीन की ओर तानी हुई थी। तुरंत ही उस आकृति ने मेरे पिता की आवाज पर प्रतिक्रिया दी। वो एक झुकी हुई मुद्रा में आ गया, जिससे उसका गंजा सिर और एक बहुत ही कोणीय खोपड़ी का आकार दिखाई दिया। ये शायद एक बच्चे का आकार था, लेकिन ये इंसान जैसा बिल्कुल नहीं लगता था। वो ऐसा लग रहा था जैसे चमड़े की एक चादर नुकीली हड्डियों पर लटकी हुई हो। मैंने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं देखा था और इससे मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। मेरी माँ, जो अब बिस्तर पर वापस आ गई थी और मुझे पकड़े हुए थी, मुझे और तेजी से और करीब से पकड़ने लगी। मैंने उन्हें इतना डरा हुआ कभी नहीं देखा था और जीवन में पहली बार मैंने सोचा कि क्या मेरे पिता इस स्थिति से बाहर निकल पाएंगे। लेकिन मैंने जल्दी से खुद को याद दिलाया कि मेरे पिता इस चीज से कहीं बड़े थे और उनके पास बंदूक भी थी। एक बंदूक जो अब मेरे पिता ने उस आकृति पर तान दी थी, जिसका मतलब था कि मेरे पिता भी उतने ही डरे हुए थे जितने हम डरे हुए थे। मैंने सोचा कि वो उसके इतने करीब होने के बावजूद क्या देख रहे होंगे। फिर एकदम से कुछ अजीब हुआ। पहाड़ी पर वो जीव गुर्राया। मेरे पिता ने गोली चलाई। गोली चूक गई और मिट्टी का एक गुब्बार हवा में उड़ गया। वो जीव अद्भुत गति से पहाड़ी के दूसरी ओर भाग गया। मेरे पिता ने एक पल के लिए ठहराव लिया और फिर वो भी पहाड़ी पर दौड़ने लगे। जब वो ऊपर पहुंचे तो मैंने उन्हें सिर खुजलाते हुए देखा। कुछ सेकंड्स के बाद उन्होंने खिड़की की ओर देखा जहां से हम देख रहे थे और उन्होंने सर हिलाया। फिर वो वापस अंदर आने लगे। दरवाजा फिर से खुला और बंद हुआ। मैंने उन्हें दरवाजे को लॉक करते हुए सुना। फिर भारी और सतर्क कदमों से वो मास्टर बेडरूम में वापस आए। मेरे पिता ने एक लंबी सांस ली और राइफल को वापस उसके केस में लॉक करने लगे। मेरी माँ ने पूछा, जेफरी, वो क्या था? उन्होंने जवाब दिया, पता नहीं क्या था। उनकी आवाज में बहुत चिंता थी। मेरे पिता जब बोलते हैं तो ज्यादा नहीं बोलते, लेकिन जब वो बोलते हैं तो उनकी भावनाओं को समझना आसान होता है। कम से कम हम तो समझ ही जाते थे। अब एक काम करना, अब कुछ समय के लिए अकेले बाहर नहीं जाना, उन्होंने मेरी माँ से कहा। मेरी माँ ने भी सहमति में सर हिलाया। फिर उन्होंने सीधे मेरी आंखों में देखा। तुमने मुझे सुना ना बेटे? मैंने तेजी से सर हिलाना शुरू कर दिया। वो गुस्से में लग रहे थे, लेकिन मैं समझ गया था कि वो सिर्फ चिंतित थे। मुझे याद है उस रात काफी ठंड थी, लेकिन मेरे पिता का चेहरा पसीने से तर और पीला पड़ गया था। बस यही देखकर मेरे अंदर और डर पैदा हो गया। अगले कुछ महीनों तक हमने वही किया जो मेरे पिता ने कहा था। हम में से कोई भी अकेले बाहर नहीं गया, यहाँ तक कि मेरे पिता भी नहीं गए, और मैं दिन के बीच में भी उस पहाड़ी पर झपकी लेने से डरने लगा। जैसे जैसे ये घटना समय के साथ दूर होती गई, मैंने अपने पिता से पूछने का फैसला किया कि उन्होंने उस रात क्या देखा था। वो रसोई में बैठे थे और शिकार के बाद अपनी राइफल साफ कर रहे थे। उन्होंने मेरी ओर देखा और फिर मुस्कुराए। उन्होंने बताया कि वो एक भूरी सी और छोटी चीज थी। वो साइज में मुझसे थोड़ी बड़ी थी। उसकी त्वचा में नीली नसें धड़क रही थी। कोई फर नहीं, कोई बाल नहीं, बिल्कुल चिकनी थी। उसकी हड्डियां बाहर निकली हुई थी। वो नाजुक लग रहा था, लेकिन उसका मुंह बहुत बड़ा था। मेरे पिता नहीं चाहते थे कि वो चीज उनको काट ले। वो इतनी तेजी से रेंगकर भाग गया था कि वो असली जीव लग ही नहीं रहा था, लेकिन मेरे पिता ने उसे साफ साफ देखा था। और जब वो ऊपर गए तो वो पहले ही वहां से जा चुका था। हालांकि पेड़ों से पहले बहुत दूर तक साफ जगह थी, लेकिन उस पहाड़ी पर भागते हुए उन्हें कुछ भी नहीं दिखा था। अगली सुबह जब हम लोग सो रहे थे तो मेरे पिता अकेले बाहर गए थे। वो उसी पहाड़ी पर गए थे और उन्हें ऐसा लग रहा था कि वो चीज वापस आ गई थी।
वहां 1 दर्जन मरी हुई गिलहरियां थीं। किसी ने वहां बैठकर उनका ढेर लगा दिया था और उन्हें कुतरना शुरू कर दिया था, और उन्हें खाने के बाद उनके अवशेष वहीं छोड़कर भाग गया था। मेरे पिता ने एक ही सांस में ये पूरी बात बता दी थी। मैं नहीं जानता कि पहले कब उन्होंने इस तरीके से कोई बात बताई थी। उस रात के बारे में उनकी हर एक बात ने मुझे फिर से डरा दिया था। तब से मैंने बहुत सोचा कि वो क्या हो सकता था। हमने उसे फिर कभी नहीं देखा, और ना ही मैंने अपने पिता को उसके बारे में फिर कभी बात करते हुए सुना। जहां तक मैं जानता हूं, हमारी प्रॉपर्टी पर कोई और मृत जानवर भी नहीं दिखे। तो वो क्या था, इसका अनुमान लगाना मेरे लिए भी उतना ही मुश्किल है जितना आपके लिए होगा। लेकिन जो मैंने और मेरी माँ ने देखा, और जिसका सामना मेरे पिता ने खुद किया, मुझे लगता है कि हम सभी को उस रात पता चल गया था कि वो कोई इंसान नहीं था। ये कहानी 4 दोस्तों की है जो हाई स्कूल खत्म करने के बाद कॉलेज जाने से पहले एक कैंपिंग ट्रिप पर निकले। उन्हें लगा कि ये ट्रिप उनके लिए एक यादगार अनुभव होगा, लेकिन ये ट्रिप उनके लिए एक डरावने सपने में बदल गई। ये कहानी उनके साहस, डर और एक रहस्यमयी प्राणी से उनकी मुठभेड़ की है, जिसने उनकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। जब भी मैं उस ट्रिप के बारे में सोचता हूँ, मेरी रीढ़ में एक सिहरन दौड़ जाती है। ये सिहरन ठंड से नहीं, बल्कि मेरे दिमाग की गहराई में दफन किसी और चीज से आती है। ऐसी कहानियां साझा करना अजीब होता है। ये कुछ कुछ ग्रुप थेरेपी की तरह होता है, उन लोगों के लिए जिन्होंने किसी अजीब चीज की आंखों में देखा हो, कुछ ऐसा जो हमारी आधुनिक समझ की साफ सुथरी श्रेणियों में फिट नहीं बैठता है। लेकिन यहां मैं हूं, अपनी कहानी साझा करने के लिए तैयार। इसलिए नहीं कि मैं उन पलों को फिर से जीना चाहता हूं, बल्कि इसलिए कि ये किसी और के लिए एक चेतावनी बन सके। हाई स्कूल से निकले हुए टीनेजर्स की मासूमियत अभी भी हमसे चिपकी हुई थी। हमें लगा कि कॉलेज जाने से पहले एक कैंपिंग ट्रिप सही विदाई होगी। हम 4 दोस्त थे। प्रेस्टन, जिसकी मूल अमेरिकी विरासत और जीवित रहने का हुनर किसी भी मैनुअल में लिखी चीजों से कहीं आगे था। जैमी, जो बंदूकों के बारे में मुझसे मिले किसी भी व्यक्ति से बेहतर जानता था। मार्क, प्रेस्टन का दोस्त, जिसके शांत व्यवहार के पीछे एक बेचैन आत्मा छिपी थी। और फिर मैं था, जो इस बिखरे हुए दल को एक साथ रखने की कोशिश कर रहा था। हमारी योजना सरल थी: नेशनल पार्क के दिल में गहराई तक जाना, खुद को उस तरह के जंगल में घेर लेना जो बाहरी दुनिया को भुला दे। हमने मेरी पुरानी BMW स्टेशन वैगन को उन सभी चीजों से भर दिया जिनकी हमें लगा कि हमें जरूरत पड़ेगी: टेंट, खाना, कैंपिंग का सामान और निश्चित रूप से हमारी बंदूकें। वो ट्रिप उत्सुकता और यादों का मिश्रण थी। सड़क हमारे साथ बिताए सालों की तरह खुलती जा रही थी, हमें अज्ञात जगह की ओर ले जा रही थी। पहले दिन कैंप लगाना आसान था क्योंकि हम ऐसा अनगिनत बार कर चुके थे। लेकिन जैसे ही आग की लपटों के पास हमने आराम करना शुरू किया, मैंने अपनी गर्दन के पीछे एक सिहरन महसूस की। एक पल के लिए मुझे लगा कि मैंने हरे रंग की आंखें देखी जो सींग जैसी किसी चीज से घिरी हुई थी और अंधेरे से हमें देख रही थी। मैंने उसे अपने दिमाग की कोई चाल समझकर नजरअंदाज कर दिया। हमने पहली रात ऐसे बिताई जैसे ये कोई और कैंपिंग ट्रिप हो, अतीत की यादों को ताज़ा करते हुए और भविष्य के बारे में खुलकर सपने देखते हुए कैंप फायर की। ये बढ़िया था, इतना बढ़िया जिसकी हम में से किसी ने उम्मीद भी नहीं की थी। लेकिन जैसे ही मैं अपने टेंट में लेटा, रात की आवाजें एक सुकून भरी लोरी की तरह मुझे सुला रही थी। लेकिन फिर भी मैं उस एहसास को नहीं हटा पाया कि कुछ गड़बड़ है। ऐसा लग रहा था कि जंगल खुद अपनी सांसें रोके हुए है, कुछ ऐसा होने का इंतजार कर रहा है
जो इस भयानक चुप्पी को तोड़ दे। प्रेस्टन बेफिक्र लग रहा था। उसकी सांसें रात की खामोशी में स्थिर थी और मैंने खुद को यकीन दिलाया कि ये सब मेरे दिमाग की उपज है। आज जब पीछे मुड़कर देखता हूं तो सोचता हूं कि काश मैंने उस एहसास पर और उन आंखों पर ज्यादा ध्यान दिया होता जो हमें एक ऐसी उत्सुकता से देख रही थी जो बिल्कुल भी भली नहीं थी। काश मैंने प्रेस्टन से इसके बारे में पूछा होता, लेकिन इच्छाएं हवा में उड़ते पत्तों की तरह होती हैं, आसानी से बिखर जाती हैं और उन्हें फिर से इकट्ठा करना असंभव होता है। उस रात जब हम सब सो रहे थे, हमारे आसपास का जंगल उन रहस्यों को फुसफुसा रहा था जिन्हें समझने के लिए हम अभी तैयार नहीं थे, और जब तक हम उन्हें समझना शुरू करते तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सुबह को जंगल ने हमारा एक घने कोहरे के साथ स्वागत किया, मानो पेड़ खुद हमें अपने राज्य में और गहराई तक जाने से रोकना चाहते हों। प्रेस्टन आगे आगे चल रहा था और हम उसके पीछे पीछे, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़े प्रेस्टन का व्यवहार बदलने लगा। वो बेचैन लग रहा था। अचानक उसने मुझे अलग ले जाकर फुसफुसाकर कहा कि उसे लगता है कि हमारा किसी ने पीछा करना शुरू कर दिया है। उसकी बात सुनकर मेरे पेट में एक गांठ सी बन गई। फिर हमने पेड़ों के बीच एक अजीब सा प्राणी देखा। पता नहीं क्यों प्रेस्टन ने उस पर गोली चला दी और वो प्राणी तेजी से भाग गया। प्रेस्टन ने हमें बताया कि वो वेंडिगो हो सकता है, एक ऐसा प्राणी जो उसकी संस्कृति की कहानियों में बताया जाता है। वेंडिगो एक नरभक्षी दानव है जो इंसानों का शिकार करता है। हमने नदी पार करने का फैसला किया, लेकिन प्रेस्टन ने ट्रामवे को नष्ट कर दिया, जिससे हमारे पास वापस जाने का कोई रास्ता नहीं बचा। उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उसे डर था कि वेंडिगो हमारा पीछा कर रहा है। हम लोग अपने टेंट में वापस आकर सो गए, लेकिन उस रात कुछ बहुत अजीब हुआ। उस रात मार्क गायब हो गया। हमें पूरा विश्वास था कि वेंडिगो ने उसे उठा लिया है। अब हमारा डर और बढ़ गया था। जंगल जो एक बार हमारे लिए आज़ादी की जगह था, अब एक जेल बन गया था। हमें लगा जैसे हम किसी अदृश्य शिकारी के शिकार बन गए हैं। प्रेस्टन ने हमें वेंडिगो के बारे में और बताया। उसने कहा कि ये प्राणी इंसानों का शिकार करता है और उनका खून पीता है। हमने फैसला किया कि हम वेंडिगो से लड़ेंगे। हमने आग जलाई और मशालें बनाई, क्योंकि प्रेस्टन ने बताया कि वेंडिगो आग से डरता है। उसी रात को वेंडिगो ने हम पर हमला किया। उसकी चीखें डरावनी थी। वो अंधेरे से निकलकर सामने आया और हमने उस पर गोलियां चला दी। प्रेस्टन ने आग से उसका सामना किया। वो प्राणी बहुत तेज और मजबूत था, लेकिन हमने हार नहीं मानी। हमें एहसास हुआ कि हम सिर्फ अपनी जान के लिए नहीं, बल्कि अपनी मानवता के लिए लड़ रहे हैं, अपने दोस्त को बचाने के लिए लड़ रहे हैं। अगली सुबह जब हमने कैंप को छोड़ा तो हमें मार्क दिखाई दिया, लेकिन वो मार्क नहीं था। उसका चेहरा तो मार्क जैसा था, लेकिन उसकी आंखों में कोई जान नहीं थी। वो वेंडिगो था जो मार्क के रूप में हमारे सामने आया था। जब हमने वेंडिगो का सामना किया तो हमारे पास सिर्फ हमारी बुद्धि और हथियार थे। इंसान और राक्षस के बीच का अंतर धुंधला हो गया था। हमारे और उस प्राणी के बीच छिड़ी गोलियों की बौछार सिर्फ गोलियों का आदान प्रदान नहीं थी, बल्कि हमारी मानवता के लिए एक लड़ाई थी। हर गोली के साथ हमने अंधेरे के आगे झुकने से इनकार किया था, उस चीज की तरह बनने से इनकार किया था जिसने मार्क को हमसे छीन लिया था। प्रेस्टन की आवाज जो वेंडिगो को चुनौती दे रही थी, आशा की एक किरण थी, एक याद दिलाती हुई किरण कि मुश्किलों के खिलाफ एक साथ खड़े होने से कितनी ताकत मिलती है। जब उस प्राणी ने जवाब दिया तो हमारे बीच की हवा प्राचीन दुश्मनी के तनाव से चिंगारियां छोड़ने लगी। एक ऐसी लड़ाई जो समय और स्थान से परे थी। वेंडिगो की चीख जिसने हमारी आत्मा को ठंडा कर दिया था। युद्ध की घोषणा थी, एक ऐसी चुनौती थी जिसका हमने दृढ़ संकल्प और डर के साथ सामना किया।
अंतिम लड़ाई आग और संकल्प की ताकत का प्रमाण थी। जब मैंने उस पर फ्लेम थ्रोअर लेकर हमला किया तो मैं एक ही उद्देश्य से प्रेरित था, माँ का बदला लेना और अपने दोस्तों की सुरक्षा करना, इस बुरे सपने को खत्म करना। जब लपटों ने उस प्राणी को घेर लिया तो उसकी चीखें जीत और दुख का एक स्वर थी, एक कोलाहल जो जंगल में गूंजा, हमारे खोए हुए दोस्त को अंतिम विदाई दी। और आखिरकार वेंडिगो जलकर राख हो गया। हमने उसकी राख को नष्ट कर दिया ताकि वो फिर से कभी ना उठे। जब हम जंगल से बाहर निकले तो हमारे दिलों में एक गहरा डर बस गया था। हमने वादा किया कि हम इस घटना के बारे में कभी किसी से नहीं बताएंगे। हमारी ये ट्रिप कोई नॉर्मल ट्रिप नहीं थी, बल्कि एक जीने मरने की लड़ाई बन गई थी। हमने जो कुछ भी झेला वो हमारे दिलों और दिमागों में हमेशा के लिए छप गया है। प्रेस्टन ने हमें बताया कि वेंडिगो की कहानियां उसकी संस्कृति में पीढ़ियों से चली आ रही हैं। ये प्राणी न सिर्फ शारीरिक रूप से खतरनाक है, बल्कि ये आपके दिमाग में घुसकर आपको पागल कर सकता है। उसने कहा कि वेंडिगो उन लोगों का शिकार करता है जो जंगल में अकेले होते हैं या जो अपने डर पर काबू नहीं रख पाते। जब हमने वेंडिगो को मार डाला तो हमें लगा कि हमने जंगल को उसके अंधेरे से मुक्त कर दिया है, लेकिन प्रेस्टन ने हमें चेतावनी दी कि वेंडिगो की आत्मा अभी भी जंगल में घूम सकती है। उसने कहा कि हमें इस घटना को कभी नहीं भूलना चाहिए और हमेशा सतर्क रहना चाहिए। जब हम जंगल से बाहर निकले तो हमारे शरीर पर कई निशान थे, लेकिन हमारी आत्माओं पर और भी गहरे निशान पड़ गए थे। हमने वादा किया कि हम इस घटना के बारे में कभी किसी से नहीं बताएंगे, लेकिन आज मैं ये कहानी साझा इसलिए कर रहा हूं ताकि ये एक चेतावनी बन सके। जंगल सुंदर हो सकता है, लेकिन उसकी गहराइयों में कई रहस्य छिपे होते हैं। कुछ मिथक सच होते हैं और कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें हम समझ नहीं सकते। इसलिए जब भी आप जंगल में जाएं, सावधान रहें, क्योंकि आप नहीं जानते कि अंधेरे में क्या छिपा हो सकता है। लियोन ने बैक्स्टर के कॉलर पर पट्टा लगाया। धातु की क्लिप ठंडी शाम की हवा में तेज आवाज करती हुई बंद हुई। वो ग्राउंड फ्लोर अपार्टमेंट के पीछे के दरवाजे से बाहर निकला और उस ट्वाइलाइट में कदम रखा जो सबअर्बन लैंडस्केप पर एक नरम कंबल की तरह बिछी हुई थी। अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स के पीछे की ओर, जहां लियोन और बैक्स्टर जा रहे थे, वहां घने जंगल थे जो सभ्यता के किनारे और जंगली प्रकृति की शुरुआत का प्रतीक थे। जो रास्ता उन्होंने लिया, उस रास्ते पर काफी हलचल होती थी, जिसके किनारे स्ट्रीट लैंप की झिलमिलाहट थी, जिनकी रोशनी जंगल के बढ़ते अंधेरे को मुश्किल से ही भेद पा रही थी। शाम काफी शांत थी। दिन की भागदौड़ अब शाम की शांत फुसफुसाहटों के सामने हार चुकी थी। पत्तियों की सरसराहट, दूर से किसी कुत्ते के भौंकने की आवाज और शहर की हल्की गूंज जो बहुत दूर तक नहीं फैली हुई थी। बैक्स्टर एक ताकतवर और आमतौर पर शांत कुत्ता लियोन के कदमों के साथ चल रहा था। उसका सर ऊंचा था और कान खड़े हुए थे। वो हवा को सूंघते हुए चला जा रहा था। लियोन, जिसके हाथ जैकेट की जेबों में थे, महसूस कर रहा था कि ठंडी हवा उसके गालों को चुभ रही है, और उसने उस एकांत का स्वागत किया जो उसको रात की सैर से मिलता था। जैसे ही वो उस जगह के करीब पहुंचे जहां परछाइयां गहरी हो रही थी और रास्ता कम स्पष्ट हो रहा था, लियोन को लगा कि जंगल की खामोशी उनकी ओर बढ़ रही है। यहां इन अंधेरे जंगलों के किनारों पर रात सबसे ज्यादा जीवित लग रही थी। अपने छायादार कोनों में रहस्य छुपाए हुए थी। लियोन के विचार बैक्स्टर की एक हल्की गुर्राहट से टूट गए। वो एक नीची, गंभीर आवाज थी जो लियोन ने बहुत कम सुनी थी। चौंक कर लियोन रुक गया। उसके हाथ पट्टे पर कस गए। बैक्स्टर का शरीर तना हुआ था।
उसका ध्यान जंगल के एक विशेष रूप से अंधेरे हिस्से पर केंद्रित था, जहां रोशनी घने पेड़ों को भेद नहीं पा रही थी। क्या हुआ बैक्स्टर? लियोन ने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज मुश्किल से सुनाई दे रही थी, जबकि वो उस चीज को देखने की कोशिश कर रहा था जिसने बैक्स्टर का ध्यान खींचा था। रात की आवाजें गायब हो गईं। उनकी जगह एक गहरी, दबाव वाली खामोशी ने ले ली जो उन्हें घेर रही थी। बैक्स्टर की गुर्राहट तेज और अधिक हो गई, मानो वो लियोन को किसी अनदेखी चीज से सावधान कर रहा हो। जिज्ञासा और डर के मिश्रण ने लियोन को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। जैसे ही वो करीब आया, कुछ या किसी का आकार धुंधली रोशनी में उभरने लगा। वो एक आकृति थी, अप्राकृतिक रूप से लंबी और असंभव रूप से पतली, जो पेड़ों के बीच डरावने ढंग से स्थिर खड़ी थी। उसकी परछाई लगभग जंगल में घुल सी गई थी, फिर भी शाखाओं से छनकर आती हल्की रोशनी में वो स्पष्ट दिख रहा था। लियोन ने आंखें सिकोड़कर उसे देखने की कोशिश की। उसका शरीर मानवीय था, दुबला पतला, अजीब तरह से मुड़े हुए अंगों के साथ। उसकी त्वचा उसके कंकालीय ढांचे से चिपकी हुई थी, और जहां उसकी आंखें होनी चाहिए थी वहां कुछ नहीं था सिवाय गहरे खाली सॉकेट्स के, जो सीधे उनकी ओर देख रहे थे। लियोन की रीढ़ में एक सिहरन दौड़ गई जब उसे एहसास हुआ कि जो वो देख रहा था वो उन विवरणों से मेल खाता था जो उसने कैंप फायर के आसपास और स्थानीय बार के पिछले कोनों में फुसफुसाते हुए सुने थे। वेंडिगो की कहानियां, एक पौराणिक जीव, दुबला पतला और भूखा, जो जंगलों में भटकता है और आत्माओं की तलाश में रहता है। लियोन का दिल धड़क रहा था जब वो एक कदम पीछे हटा। उसका दिमाग तर्कसंगत व्याख्याओं और उस डरावनी सच्चाई के बीच दौड़ रहा था कि लोक कथाएं शायद वास्तविकता में जड़ें रखती हैं। बैक्स्टर गुर्राता रहा। उसकी पीठ के बाल खड़े हो गए। उसका रुख सुरक्षात्मक पर डरा हुआ था। लियोन की अलौकिक के प्रति दिलचस्पी हमेशा दूरी से रही थी, इंटरनेट या किताबों के पन्नों के माध्यम से। अब उसकी वास्तविकता की संभावना के सामने उसे एक अजीब सा डर महसूस हो रहा था जो उसे भागने के लिए प्रेरित कर रहा था, पर उसके पैर जमे हुए थे। भागने की इच्छा और उस अजीब आकृति के प्रति अजीब आकर्षण के बीच फंसे हुए थे। उस पल में जब सब कुछ स्थिर हो गया था, लियोन के विचार दौड़ रहे थे जब वो उस दृश्य को तर्कसंगत बनाने की कोशिश कर रहा था। ये शायद सिर्फ रोशनी का खेल है, उसने अपनी तेज सांसों के नीचे बुदबुदाया, अपने बढ़ते डर को शांत करने की एक कमजोर कोशिश की। वेंडिगो की कहानियां, जो एक बार सिर्फ डरावनी कहानियां थीं, अब भयानक रूप से संभव लग रही थीं, जबकि उस जीव की नजर उसकी खाली आंखों के सॉकेट से भी ज्यादा चुभ रही थी। जब लियोन की आंखें इधर उधर भागी, ये साबित करने के लिए कि ये सिर्फ उसकी कल्पना है, तो वो आकृति अचानक हिल गई। वो अप्राकृतिक गति से चली और फिर एक पेड़ के पीछे गायब हो गई। लियोन का दिल रुक गया। उसकी आंखें डर से फैल गईं। जब उसने फिर से देखने की हिम्मत की तो वो जीव फिर से प्रकट हो गया। अब वो काफी करीब था। उसकी उपस्थिति निसंदेह वास्तविक और खतरनाक थी। उस जीव की निकटता, उसकी संभावित दुर्भावना के एहसास ने लियोन में एक एड्रेनलिन की लहर को पैदा कर दिया। डर जल्दी ही एक सुरक्षात्मक बहादुरी में बदल गया जो हताशा से पैदा हुआ था। उसे याद आया कि उसने ऐसे जीवों के बारे में एक पुरानी मान्यता सुनी थी, ये विश्वास कि सीधा सामना करने से उनकी बुरी मंशा को रोका जा सकता है। अपना साहस जुटाते हुए लियोन सीधा खड़ा हो गया। उसकी आवाज दृढ़ थी जब उसने उस डरावने जीव को संबोधित किया। तुम मेरा पीछा नहीं कर सकते, तुम मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकते, लियोन ने ठंडी हवा में चिल्लाते हुए कहा। उसके शब्द विश्वास से गूंज रहे थे जो उसे महसूस भी नहीं हुआ। जाओ यहां से, वापस जाओ जहां से भी तुम आए हो। वेंडिगो एक पल के लिए स्थिर रहा। उसका सर हल्का सा झुका हुआ
मानो लियोन की साहसी चेतावनी पर विचार कर रहा हो। रात की हवा उनके बीच भारी हो गई थी। उसका तनाव स्पष्ट था। बैक्स्टर ने अपने मालिक की परेशानी को महसूस करते हुए एक नीची पर चेतावनी भरी गुर्राहट निकाली। उसका शरीर तना हुआ और टकराव के लिए तैयार था। लियोन ने अपनी सांस रोककर रखी, उस जीव की प्रतिक्रिया का इंतजार करते हुए, ये आशा करते हुए कि उसके शब्द उसे और बैक्स्टर को जीवित रखने के लिए पर्याप्त थे। लियोन, जिसका दिल धड़क रहा था, ये देखने के लिए इंतजार नहीं कर सका कि वो जीव उसकी आज्ञा का पालन करेगा या नहीं। पट्टे को कसकर पकड़ते हुए वो अपार्टमेंट की सुरक्षा की ओर वापस भागा। उसके पैरों के नीचे बजरी चरमरा रही थी जब वो अंधेरे जंगलों से दूर भाग रहा था। बैक्स्टर भी भागने के लिए उत्सुक लग रहा था। उसके पंजे मिट्टी उड़ा रहे थे जब वो लियोन के साथ कदम मिलाकर भाग रहा था। कुछ ही देर में वो अपार्टमेंट तक पहुंच गए। खिड़कियों से आती पीली रोशनी अब सुरक्षा की मशाल लग रही थी। लियोन ने दरवाजे पर हाथ फेरा। उसके हाथ कांप रहे थे जब वो ताला खोलने की कोशिश कर रहा था। अंदर जाते ही उसने जल्दी से दरवाजा बंद किया और उसके सहारे झुककर खड़ा हो गया, मानो वो अंधेरे को अपने घर में प्रवेश करने से रोक रहा हो। अचानक की गई आवाज ने मारिया, जो लियोन की प्रेमिका थी, उसको चौंका दिया। वो लिविंग रूम में किताब पढ़ते हुए सो गई थी। उसने ऊपर देखा। उसकी अभिव्यक्ति आश्चर्य से चिंता में बदल गई जब उसने लियोन का पीला और परेशान चेहरा देखा। बैक्स्टर, चलो अंदर जाओ, लियोन ने कहा। उसकी आवाज तनाव से भरी हुई थी जब वो उस स्थिति को सामान्य बनाने की कोशिश कर रहा था। वो उस आतंक को घर के अंदर नहीं लाना चाहता था। उसे मारिया के लिए वास्तविक नहीं बनाना चाहता था। शायद वो सिर्फ एक रैकून था या कोई और जानवर होगा, लियोन ने कहा, ये आशा करते हुए कि उसकी कांपती हंसी विश्वसनीय लगे। मारिया ने उसे संदेह से देखा, ये देखते हुए कि बैक्स्टर दरवाजे के पास बेचैनी से घूम रहा था, कभी कभी कराहता हुआ और अंधेरी खिड़कियों की ओर देखता हुआ वो बेचैन हो रहा था। वो उठी और लियोन के पास गई। उसने अपना हाथ उसकी बाह पर रखा। क्या तुम ठीक हो? उसने पूछा, उसके चेहरे पर सच्चाई ढूंढने की कोशिश की। लियोन ने मजबूरन मुस्कुराया, हाँ में सर हिलाया जब उसने उसकी आंखों में देखा। हाँ, मैं बस किसी परछाई से डर गया था। चलो बस आज रात दरवाजे बंद रखते हैं, ठीक है? मारिया अभी भी पूरी तरह से आश्वस्त नहीं थी, लेकिन फिलहाल इस बात को छोड़ने को तैयार थी। ठीक है, चलो अब आराम करते हैं। जब वो सोने के लिए तैयार हो रहे थे, लियोन का दिमाग उस मुठभेड़ को दोहरा रहा था। वेंडिगो की छवि उसकी याददाश्त में छप गई थी। वो जानता था कि ये उसकी कल्पना नहीं थी, लेकिन मारिया के लिए और शायद अपने ही मानसिक स्वास्थ्य के लिए उसने उस डरावनी बात को अपने तक ही रखने का फैसला किया। वो जंगलों की छायाओं पर नजर रखेगा, चुपचाप ये आशा करते हुए कि वो सिर्फ एक जीव था जो वहां से गुजर रहा था और कभी वापस नहीं आएगा। घंटों बाद जब घर रात की गहराई में खामोश था, लियोन ने खुद को सोने में असमर्थ पाया। उसका दिमाग शाम के आतंक की छवियों से भरा हुआ था। हर बार दोहराने पर उसकी रीढ़ में एक नई सिरहन दौड़ जाती थी। शांत न हो पाने के कारण वो चुपचाप बिस्तर से उठा, सावधानी से मारिया को परेशान न करते हुए, जो गहरी नींद में सो रही थी। वो खिड़की की ओर बढ़ा, अंधेरे में झांकने लगा जो उनके घर के बैकयार्ड को घेरे हुए था। जंगल शांत लग रहा था, लगभग आमंत्रित करता हुआ। फिर भी वो शांति भ्रामक लग रही थी, शायद उसी आतंक को छिपाए हुए जिसका उसने सामना किया था। डर और जवाबों की इच्छा के मिश्रण से प्रेरित होकर लियोन ने तय किया कि उसे ये जानने की जरूरत है कि क्या वो जीव अभी भी वहां बाहर छिपा हुआ है। अपनी जैकेट पहनकर और एक टॉर्च लेकर उसने चुपचाप दरवाजा खोला और रात में बाहर कदम रखा।
ठंडी हवा ने उसे एक लहर की तरह मारा, और वो सिर्फ ठंड से ही नहीं बल्कि रात की अजीब खामोशी से भी कांप उठा। लियोन की टॉर्च अंधेरे को काट रही थी। उसकी किरणें पेड़ों और झाड़ियों पर टिमटिमा रही थी जब वो वेंडिगो के किसी भी निशान की तलाश कर रहा था। लेकिन वहां कुछ नहीं था, सिर्फ पेड़ों का हल्का सा झूलना और हवा का बहना, और दूर से एक निशाचर पक्षी की पुकार आना। कई तनावपूर्ण मिनटों तक पेड़ों की कतार को छानने और उस जीव का कोई निशान न पाने के बाद लियोन के कंधे झुक गए। उसकी अनुपस्थिति से राहत और परेशानी दोनों महसूस हो रही थी। क्या वो सिर्फ उसकी कल्पना थी? क्या डर ने उस जीव को उन कहानियों से जोड़ दिया था जो उसने सुनी थी? या क्या वो जीव जंगलों की गहराई में वापस चला गया था जहां से वो आया था? भारी दिल और सवालों से भरे दिमाग के साथ लियोन अपार्टमेंट में वापस आया, अपने पीछे दरवाजा बंद किया। जब वो वापस बिस्तर पर लेटा, कमरे की नर्म गर्मी और मारिया की सांसें उसे थोड़ा आराम दे रही थी। अंधेरे में लेटे हुए लियोन के विचार उथल पुथल मचा रहे थे। वो अपने अनुभव की वास्तविकता और उन तर्क संगत व्याख्याओं के बीच संघर्ष कर रहा था जो उसका दिमाग सिर्फ बना रहा था। तर्क और लोक कथा के बीच का संतुलन आगे पीछे हो रहा था जब तक कि थकान ने उसे अपने कब्जे में नहीं ले लिया। जब सुबह होने लगी, आकाश नारंगी और गुलाबी रंगों से रंगने लगा, तब लियोन ने चुपचाप एक प्रण लिया। वो उस रात की घटनाओं को अपने तक ही रखेगा, लेकिन वो नजर भी रखेगा। उसकी आंखें हमेशा उस छायादार सीमा की ओर खिंची रहेंगी जहां उनकी दुनिया जंगली जंगलों से मिलती है, और तैयार रहेंगी अपने परिवार को उस अज्ञात खतरे से बचाने के लिए जो उसके पार छिपा हो सकता है।